हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय पालू में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। एम.कॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट का लेक्चर है आज, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत सब्जेक्ट है अपना। यूनिट 3 के बारे में बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट के संबंध में बहुत सारी जानकारियां जो है रोज जो है अपन इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस हो गया, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट डिसीजन किस प्रकार से लिया जाता है, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उत्पाद विकास को लेकर अपन निरंतर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट जो है विपणन की आत्मा है, विपणन के सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, विपणन को जान रहे हैं, तो जब तक प्रोडक्ट को नहीं जानेंगे तब तक विपणन को अपन अच्छे से नहीं जान सकते। तो इसलिए प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी जो है एक उत्पादक को होनी चाहिए। तो आप लोगों का ये यूनिट 3 का सिलेबस है, ध्यान देंगे। अगर आपने पहले इसका जो है पार्ट नहीं देखा होगा तो इसके सारे लेक्चर को देख लेंगे, ताकि मैं आज जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर प्रोडक्ट को लेके बताने जा रही हूँ तो आपको जो है वो अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, साथ में क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रोडक्ट इलिमिनेशन डिसीजन के बारे में बताऊंगी, यानी कि उत्पाद परित्याग। देखिए पहले जो है मैंने आप लोगों को ये बताया था, प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट निर्णय के अंतर्गत 3 अवस्थाएं जो होती है प्रोडक्ट को लेकर के आती हैं। पहला क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, प्रोडक्ट इनोवेशन करना पड़ता है। दूसरी अवस्था जो आती है वो होता है प्रोडक्ट परित्याग की अवस्था, उत्पाद परित्याग के संबंध में निर्णय लेना पड़ता है। तीसरा होता है नई वस्तु का निर्माण करना। तो अपन जो है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन क्या होता है अच्छे से देख चुके हैं, जान चुके हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को इसके पहले के लेक्चर में बताया था, जो कि पार्ट 11 था मेरा। आज जो है अपन दूसरा जो डिसीजन लेना पड़ता है, वस्तु परित्याग का डिसीजन, उसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए वस्तु परित्याग का पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ कि वस्तु परित्याग क्या होता है, क्यों किया जाता है, और इसके कारण भी अपन देखेंगे। देखिए जब निर्माता होता है, निर्माता अपने जो प्रोडक्ट लाइन है, अपने वस्तु का जो प्रकार है, उसमें से किसी एक वस्तु को क्या करता है, निकालता है, या फिर एक से ज़्यादा वस्तु भी निकाल सकता है। तो किसी भी वस्तु को उसमें से अगर निकालता है तो उसकी समाप्ति ही उसका क्या कहलाती है, उस वस्तु का परित्याग कहलाती है। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो एक निर्माता है, एक उत्पादक है, वो जो है मान लो 10 प्रकार के आइटम बनाता है, 10 प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अब उस 10 प्रकार के प्रोडक्ट में मान लो 9 का निर्माण वो जारी रखता है, 9 वस्तु का निर्माण करता है और उसका विक्रय करता है। लेकिन यदि उसमें से एक वस्तु का वो निर्माण करना और विक्रय करना क्या कर देता है, टोटली बंद कर देता है, तो जिस वस्तु का उसने निर्माण करना, विक्रय करना बंद किया है, वही वस्तु क्या कहलाती है, उसकी परित्याग कहलाती है। अब देखिए जो परित्याग कर रहे हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं कि एक उत्पादक को जो है वो परित्याग करना पड़ता है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वस्तु का परित्याग क्यों करना पड़ता है, आखिर भाई किस कारण से वस्तु का परित्याग करने का डिसीजन जो है उत्पादक को लेना पड़ता है। तो देखिए ब्लैक बोर्ड में देखिए, ध्यान देंगे, वस्तु परित्याग के निर्णय का कारण। तो किस कारण से वस्तु का लोप करना पड़ता है, किस कारण से उसका त्याग करना पड़ता है। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है गिरती हुई बिक्री, यानी कि डिक्लाइन सेल्स। जब क्या होता है किसी वस्तु की निरंतर कमी हो रही है, विक्रय में निरंतर गिरावट आ रही है, और ये आशंका रहती है कि भाई उस वस्तु के ऊपर उठने की कोई संभावना नहीं है, उस वस्तु के बिक्री होने की कोई संभावना नहीं है, चाहे उस वस्तु में हमने मॉडिफिकेशन भी कर दिया है, उस वस्तु में नवाचार भी ले आया है,
फिर भी उसमें जो है बिक्री बढ़ने की कोई संभावना नजर नहीं आती है, तो फिर निर्माता को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो है वो उस वस्तु का क्या कर दे, त्याग कर दे, उस वस्तु का जो प्रोडक्शन करना क्या कर दे, बंद कर दे। तो ये पहला रीजन, मेजर रीजन है कि गिरती हुई बिक्री, क्योंकि यही वो उसके पास अवसर रहता है जिसमें वो वस्तु का क्या कर सकता है, परित्याग कर सकता है। दूसरा कारण है गिरते हुए लाभ, यानी कि डिक्लाइन प्रॉफिट्स। जब क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को लेकर के लाभ में हमेशा क्या होती रहती, कमी होती रहती है, और ये संभावना नहीं रहती भविष्य में कि भाई इस प्रोडक्ट से उत्पादक को लाभ होगा। तो जब ऐसी संभावना ही नहीं है कि लाभ होगा, तो फिर उसको जो है उस प्रोडक्ट को इलिमिनेट करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो फिर एक उत्पादक ये डिसीजन लेता है कि उस वस्तु का क्या कर दे, परित्याग कर दे। तो लाभ कम होने के कारण से भी परित्याग करना पड़ता है। तीसरा कारण है गिरते मूल्य, डिक्लाइन प्राइसेस। जब जो है वस्तु के मूल्य में क्या दिखती है, गिरावट दिखती है, कमी दिखाई देती है, और ये कमी जो है रुकने का कहीं भी उसका कोई स्थान नहीं होता कि ये अब भाई ये कमी जो है रुक जाएगी, तो फिर निर्माता को वस्तु की समाप्ति का क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना ही पड़ता है। अगर मूल्य में निरंतर कमी हो रही है, उपभोक्ता नहीं चाह रहा है, उस मूल्य को बियर नहीं कर रहा है, उस मूल्य पर माल को नहीं खरीद रहा है, और मूल्य में कमी होते जा रही है, तो फिर जो है उसको ये अवसर मिलता है कि वो वस्तु का क्या कर दे, परित्याग कर दे। चौथा जो रीजन है, मेजर रीजन है वस्तु का जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, वस्तु का जो लाइफ साइकिल है उसपे भी वस्तु को परित्याग करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब वस्तु अपने जीवन चक्र में परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, तो फिर कुछ समय के बाद उसकी अवनति वाली अवस्था जो है स्टार्ट हो जाती है, और लाभ क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में एक निर्माता को जो है वस्तु के में परिवर्तन की बात, या उसमें मॉडिफिकेशन करने की बात, और या तो फिर उसमें समाप्त करने की बात के संबंध में उसको निर्णय लेना ही पड़ता है, चाहे उस वस्तु में मॉडिफिकेशन करे, इनोवेशन करे, या फिर उस वस्तु का क्या कर दे, परित्याग कर दे। तो इस बारे में जो है इसको डिसीजन लेना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है वस्तु के जीवन चक्र जब उसकी अवनति की अवस्था में पहुंच जाती है तब। फिर पांचवा रीजन है प्रबंधकीय समय, मैनेजरियल टाइम। मान लो कोई वस्तु के लिए जो विपणन है उसमें प्रबंधकों को दूसरी वस्तुओं पर क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो जिसके कारण से उस वस्तु की लाभदेयता पर क्या पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में भी उनको वस्तु के परित्याग का निर्णय जो है वो लेना ही पड़ता है। मतलब उनके पास उतना टाइम नहीं रहता कि वो छोटे से प्रोडक्ट पर जो कम लाभ दे रही है, ज्यादा लाभ नहीं दे रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करें, तो फिर उसको बंद करने के संबंध में क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। छठवां पॉइंट है वस्तु की प्रभावशीलता में कमी, रिडक्शन इन प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस। मान लो कोई प्रोडक्ट है, उन्हें उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए जो अपन ने जो प्रोडक्ट का लाइन बनाया है, उत्पाद पंक्ति बनाई है, उसमें शामिल किया है, लेकिन वो उतना इफेक्टिवनेस नहीं है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट का परित्याग का निर्णय लेना पड़ता है। ये बहुत रेयर केस में ऐसा जो है उत्पादक करते हैं जब उसकी प्रभावशीलता में कमी आती है। तो सातवां पॉइंट है प्रतिस्थापित वस्तु, यानी कि सबस्टाइटल प्रोडक्ट। प्रतिस्थापित वस्तु का मतलब ये है कि एक वस्तु का जो स्थान है वो क्या करती है, दूसरी वस्तु जो है ले लेती है, लेकिन ये स्थान उस समय लेती है जब नई वस्तु जो है पहले निर्माता की जो वस्तु है उससे क्या होता है, अच्छी होती है। मान लो अभी कोई प्रोडक्ट है, उसका स्थान कोई दूसरा वस्तु ले लेता है, जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल देती हूँ। मान लो फेयर एंड लवली है, आप सभी जानते हैं फेयर एंड लवली क्या होता है, इससे आप अच्छे से परिचित हैं। मान लो फेयर एंड लवली है, अगर उस फेयर एंड लवली की जगह पे
पॉन्ड्स का जो क्रीम आ रहा है, अगर मान लो फेयर एंड लवली की जगह किसने ले ली, उस पॉन्ड्स की क्रीम ने ले ली, फेयर एंड लवली को कोई खरीद नहीं रहा है, उसकी बिक्री में कमी हो गई है और फेयर एंड लवली की जगह पे लोग पॉन्ड्स का यूज कर रहे हैं, पॉन्ड्स की क्रीम जो आ रही है उसका यूज कर रहे हैं, तो फिर जो है जब फेयर एंड लवली की जगह ने पॉन्ड्स को ले ली तो फिर निर्माता को क्या डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई फेयर एंड लवली जो है उससे बेटर क्या है, पॉन्ड्स की क्रीम है। तो फिर क्या करेंगे, निर्माता को क्या करना होगा, फेयर एंड लवली का जो निर्माण है उसको बंद करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि फेयर एंड लवली की जगह किसने ले ली है, पॉन्ड्स की क्रीम ने ले ली है। तो इस प्रकार से जो है ऐसी स्थिति में भी उनको जो है पहली वस्तु को त्याग करके उसमें फेरबदल करके या फिर उसको समाप्त के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। तो एक जो अच्छा निर्माता होता है वो समय समय पर वस्तुओं की क्या करता है, देख रेख करता है, उसकी समीक्षा करता है कि किन वस्तुओं में जो है ऊपर लिखे जैसे चिन्ह जैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या उसकी समाप्ति पर निर्णय लेना है। मतलब विचार का मतलब ये नहीं है कि आपने एकदम से उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, एकदम से उसको परित्याग कर दिया है। पहले समाप्ति का जब निर्णय लेंगे तो उसके पहले ये भी देखना पड़ता है कि क्या उस वस्तु में मॉडिफिकेशन किया जाए या फिर उसमें नवाचार किया जाए ताकि उसका लाभ जो है क्या रहे, बना रहे। तो उसके हिसाब से ही फिर निर्णय लिया जाता है। तो किसी भी प्रकार की वस्तु में अगर सुधार का अवसर नहीं ही दिखता है तभी उसको समाप्ति का जो है निर्णय लेना चाहिए। किसी भी दशा में जो बीमार वस्तु है उसको अपने प्रोडक्शन में बनाए रखना सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके संसाधनों की ही कमी होगी, संसाधनों का ही दुरुपयोग होगा। तो इसलिए उसका परित्याग करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर संशोधन कर रहे हैं, संशोधन करने के बाद अगर वस्तु चल रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही है फिर भी प्रोडक्शन में कमी हो रही है, विक्रय में कमी हो रही है निरंतर, तो फिर उसको परित्याग का निर्णय जो है लेना ही पड़ता है। अगर संशोधन करके काम चल जाता है तो फिर उसको परित्याग नहीं करना चाहिए। और कुछ वस्तुएं क्या होती कम बिकती है, जिससे लाभ भी कम होता है, लेकिन फिर भी वो व्यवसाय की पंक्ति में क्या होती है, बनी रहती है, जिसको अपन दुर्बल वस्तुएं कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ लागतें छिपी हुई होती है। कुछ वस्तुएं क्या होती है, एक व्यवसाय के लिए महंगी होती है लेकिन इसके परित्याग का निर्णय ले सकता है, लेकिन व्यवसायी ऐसा नहीं करता है, उसको अपने जो है पंक्ति में बनाए रखता है। कई बार परिस्थिति ऐसी भी आती है जिसमें उसको परित्याग का निर्णय नहीं लेना पड़ता, जैसे कि एक दो मैं रीजन आप लोगों को बता रही हूँ कि परित्याग का निर्णय जो है नहीं लेता है क्योंकि वस्तु को पंक्ति में बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है, क्योंकि हो सकता है कि वस्तु में मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो उसका जो यूज है उसका और वृद्धि हो जाए, उसकी बिक्री और भी बढ़ जाए, तो फिर वो मॉडिफिकेशन करके भी वस्तु का परित्याग नहीं करता। या फिर कोई चेंज आ गए, फैक्टर इफेक्टिंग चेंज हो गए तो भी जो है उसको वो है नहीं बदलता है, बाजार में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाए। या फिर हो सकता है कि एक वस्तु की बिक्री जो है दूसरी बिक्री की वस्तु में क्या हो, हेल्पफुल हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कैसे हेल्पफुल होती है। मान लो पेन है और रिफिल है, अगर पेन बनाएंगे तभी रिफिल बिकेगी आपकी, और आप खाली रिफिल ही बनाओगे और पेन नहीं रहेगा, उसका खोखा नहीं रहेगा, ढांचा नहीं रहेगा, तो आपका जो रिफिल है वो बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। तो आपको जो है पेन और रिफिल दोनों का ही प्रोडक्शन क्या होगा, करना पड़ेगा। तो एक निर्माता को जो है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सहायक होती है तो फिर उस वस्तु का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वस्तु दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। अगर एक वस्तु का प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो आपकी दूसरी वस्तु की बिक्री है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो ओवरहेड्स है जो कि सारे सारे बिक्री में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं सारे प्रोडक्ट में, तो निर्माता के पास मान लो साधन है उसको काम में लगाए रखना है तो फिर उसका जो है वो परित्याग करने का निर्णय नहीं लेते। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण परित्याग करने का निर्णय नहीं लेते, और मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया है कि परित्याग करने के कौन से कारण है जिसमें ये इनको निर्णय लेना
पड़ता है। अब देखते हैं कि वस्तु के परित्याग का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वैसे तो ऐसा कोई एकदम तरीका नहीं है वस्तु के परित्याग करने का। प्रोडक्ट अबॉन्डमेंट प्रैक्टिस जो होता है, तो अपन जो है 3 कार्यवाही में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 3 प्रक्रिया के आधार पर किस प्रकार से वस्तु का परित्याग करते हैं। देखिए मैंने पॉइंट लिख करके रखा है। सबसे पहला तरीका है टुकड़ों के आधार पर। इसमें क्या होता है, वस्तु का परित्याग क्या है, पूर्ण रूप से नहीं करके बल्कि क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। मतलब ये उस समय किया जाता है जब वस्तु का मूल्य मान लो निरंतर क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है, तब उसको जो है पूरा त्याग न करके धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन को क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, उस वस्तु को त्यागते जाते हैं टुकड़ों के आधार पर। तीसरा है संकट के आधार पर, ऑन द क्रिसिस बेसिस। जब वस्तु की क्या होती है, बिक्री गिरती चली जा रही है, कम होते चली जा रही है और लागत बढ़ते जा रही है, स्टॉक भी भारी मात्रा में मान लो गोदाम में एकत्रित होना शुरू हो जाता है, तो फिर वस्तु परित्याग का जो निर्णय है संकट के आधार पर क्या करते हैं, ले लिया जाता है। मतलब उस वस्तु का जो उत्पादन है उसको तुरंत क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वस्तु है निर्माता की वस्तु पंक्ति में से क्या कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। तो संकट के कारण से भी वस्तु का परित्याग जो है किया जाता है। और तीसरा तरीका है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, दोनों तरीके तो उतने कारगर नहीं है, उतने मतलब आवश्यक नहीं है निर्माता की वस्तु पंक्ति में से टुकड़ों के आधार पर और संकट के आधार पर, लेकिन जो तीसरा तरीका है सर्वाधिक वस्तु समीक्षा, ये एक सुव्यवस्थित तरीका है। पेरियोडिक प्रोडक्ट रिव्यू मेथड है ये, जिसमें क्या करते हैं, वस्तुओं की समीक्षा की जाती है कि औसत लाभ कम हो रहे हैं क्या, या एक निश्चित समय के अंतर में, यानी ये निर्णय लिया जाता है कि हर 3 माह के पश्चात उसका वस्तु की क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। मतलब ये जो तरीका है सही दिशा में एक कदम है, और ऐसा करने के लिए वस्तु के संबंध में निर्णय लेना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि जो परिस्थितियां बदल रही है, कि वस्तुओं को बदलना है कि निकालना है, उसकी आवश्यकता है या नहीं, उनका पता लगाया जाता है, जिससे कि संस्था के लाभों में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। और साथ ही जो अधिकारी हैं जिन पर वस्तु का उत्तरदायित्व है और उनका कार्य अच्छा है, तो भी उनको प्रेरणा दी जा सकती है। इसी प्रकार से जो अकुशल कर्मचारी है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। तो वस्तु की समीक्षा करके फिर उस प्रोडक्ट का परित्याग जो है करने का निर्णय लिया जाता है। वस्तु परित्याग की कई अवस्थाएं होती है। छोटे व्यवसाय में तो व्यवसायी स्वयं ले लेता है, लेकिन बड़े व्यवसाय में पहले क्या बनाते हैं, समिति बना दी जाती है, फिर वो समिति उसका रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर उसके उत्पादन नियंत्रण और ये अधिकारी जो होते हैं उसकी नियुक्ति और व्यवसाय का पूरा जो प्रबंध करते हैं, वो फिर उसकी छटाई करके उसके संबंध में डाटा कलेक्शन करके प्रोग्रामिंग करके फिर उसके संबंध में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि वस्तु को त्यागते समय निर्माता को जो है ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर उसका त्याग कर देगा तो वस्तुएं नहीं बेची जाएगी, और मान लो उसके पुर्जे होंगे वो किस प्रकार से उपलब्ध है, क्या कोई दूसरा उत्पादक है जो परित्याग की गई वस्तु को क्या कर लेगा, खरीद लेगा। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो है सारे डिसीजन लिए जाते हैं परित्याग को लेकर के। ये तो था वस्तु परित्याग का निर्णय। डिसीजन में तीसरा डिसीजन होता है नई वस्तु का निर्माण करना। अगर प्रोडक्ट के अंतर्गत चेंज डिसीजन लेना है, उत्पाद निर्णय परिवर्तन का डिसीजन लेना है, तो तीसरा तरीका होता है नई वस्तु का निर्माण। नई वस्तु का निर्माण मतलब कि ये है कि टोटली न्यू वस्तु का क्या करो, निर्माण करो। इसमें सबसे पहले नया विचार आता है, वस्तु के निर्माण का नया विचार आता है, उसके बाद उसके विचारों की क्या की जाती है, छानबीन की जाती है, फिर उसका जो है एनालिसिस किया जाता है, व्यापारिक विश्लेषण किया जाता है, फिर उस वस्तु का डेवलपमेंट किया जाता है,
फिर उसका परीक्षात्मक विपणन किया जाएगा, मार्केट में उसकी परीक्षा की जाएगी कि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। फीडबैक लिया जाता है लोगों से, तो इस प्रकार से उसको पूरा मार्केट में उतारा जाता है प्रोडक्ट का निर्माण करके। जब परीक्षणात्मक विपणन हो जाता है और ये देखा जाता है कि वस्तु जो है अब जो है बिकने के लिए क्या है, तैयार है, अब उस वस्तु का जो है बिकना जो है शुरू हो जाएगा, तो फिर जो है उस वस्तु का जो है वाणिज्यीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वस्तु का निर्माण किया जाता है, नई वस्तु का निर्माण के संबंध में खोज भी की जाती है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। एक तो वस्तु का या तो परित्याग करना या फिर टोटली जो है नई वस्तुओं का निर्माण करना। देखिए, 3 चेंजेस करना पड़ता है प्रोडक्ट को लेकर के। जब प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में पूरी अवनति की अवस्था आ जाती है तो सबसे पहला करना पड़ता है वस्तु में मॉडिफिकेशन या उसमें नवाचार। दूसरा होता है वस्तु का परित्याग का निर्णय लेना और तीसरा होता है नई वस्तु का निर्माण का निर्णय लेना। तो ये तीनों डिसीजन के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को, साथ ही अपने प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं के सामने जो है खरा उतर सकते हैं। अगर ये तीनों चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं लेता है उत्पादक या निर्माता, तो फिर वो प्रतियोगिताओं का सामना नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है कि उसको जो है समय समय पर कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। तो किस प्रकार से उसको सोच विचार कर, समझ कर जो निर्णय लेना है, यह निर्णय जो है उसको लेना चाहिए, ताकि जो उसकी वस्तु है वो व्यापार में क्या हो सके, प्रतियोगिताओं का सामना कर सके। सो स्टूडेंट, आज की क्लास मैं अपनी यहीं पर एंड करती हूँ। अगर कोई भी टॉपिक को लेकर के आप लोगों को किसी प्रकार की भी दिक्कत जा रही है तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपका जो भी समस्या आएगा उसको मैं सॉल्व करूँगी और मैं निरंतर लेक्चर के माध्यम से आप लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर ही रही हूँ, ताकि जो है आप निरंतर पढ़ाई में कंटिन्यू रहें और अपने को जो है अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, ताकि आपकी जो जब भी आपका एग्जाम हो तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम दिला सकें। और निरंतर जो है घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिए, ताकि आगे जब भी एग्जाम हो तो आप लोगों के लिए सुविधा हो, आप लोगों के ऊपर एकदम से बर्डन ना आए और पढ़ाई का प्रेशर ना आए। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो अलग टाइम, मतलब थोड़े से चेंजेस हो गए हैं माहौल में, सारी चीज़ों में। तो आप जो है घर पर रहकर जो है पढ़ते रहिए और जो भी टॉपिक बचा है मैं आप लोगों का कंप्लीट करा ही रही हूँ निरंतर। तो कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका जो भी दिक्कत होगा उसको सॉल्व करूँगी। और अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप जो है कंटिन्यू पहले का भी लेक्चर देख लेंगे स्टूडेंट। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।